मुसलमान हिंदू को पानी पिला रहा है, हिंदू मुसलमान को पिला रहा है, सिख को पिला रहा है, सब भाईचारा है। तो ये दिखाओ। ये लोग लाठी चार्ज करते हैं तो मुझे नहीं मारते हैं। क्यों? मैं बोल देता हूँ सर मुझे प्लीज स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट मत करो, मुझे रेपिस्ट की तरह ट्रीट करो। तो ये लोग बाकायदा पूरी इज्जत देते हैं और ये तो इनके पास फूल माला नहीं तो वो भी चढ़ा देते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस हैं पर सिर्फ एक बहादुर लड़की है जो बीजेपी को अकेले सपोर्ट कर रही है। ये देखिए वाह। अब यहाँ पे खुले हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों मुंह छुपा रहे हो? आपने ऐसा क्या गलत काम किया है? बीजेपी को वोट कट कर दे भाई। गैर कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए, जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। और आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमारी मांगे हैं कि कुछ कुछ धर्मेंद्र जी आप प्लीज रिजाइन दे दो ना। आप रिजाइन क्यों नहीं देंगे? भाई कहीं मोदी जी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है ना, क्योंकि एक टाइम को पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया आगे बढ़ जाए, लेकिन ये लड़का वो कुर्ता भी पहनता है। तो आप क्या नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं, नीट के स्टूडेंट क्यों? हम स्टूडेंट है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ खड़ा हूँ, एनआईटी की तैयारी करती है। अगर इन फ्यूचर उसका पेपर लीक होता है तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, सुसाइड कर लेगी, है ना। पानी फंडिंग ले लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दहशत गर्द हैं मैडम। अच्छा, क्या किया है? क्या दहशत फैलाया? हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये दहशत गर्द हैं। मीडिया वाले बोल रहे हैं मेकअप लगा के ये फंड पाकिस्तान से आ रहा है। इतना खाना यहाँ आ रहा है, वो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। कुछ पूछो, प्यार से मांग रही हो ना, पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम थोड़ी दंगे कर रहे हैं, तो कुछ पूछो। अच्छा, देख सकते हैं आपके बर्थडे और कह रहे हैं बर्थडे गिफ्ट में रेजिग्नेशन दे दो, कुछ ही पूछो। मैडम आपको भी प्यार हुआ होगा, हमको भी प्यार हुआ था। हमारा लव लेटर कभी स्कूल से लीक नहीं हुआ, यहाँ पेपर लीक हो रहा है। हाँ फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे। बहुत गहरे मसले को उजागर करती हुई तंजिया मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी की है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। आज है 24 जुलाई 2026, 24 जुलाई 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, जो नारे लगे और जो बीप्स लगी, ये हम इंडियन डेमोक्रेसी का एक अलग रूप देख रहे हैं। इससे पहले हमने जब भी इंडिया के इश्यूज़ पे बात की तो ऐसे लगता था वो दिया बुझ गया है सेक्युलर इंडिया का, जो एक अरसे से इंडिया जिसका दावेदार था। इससे लोगों को बहुत उम्मीद दिखाई दी है और जिस अंदाज में हमने प्रोटेस्ट देखा है, लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत गहरा मसला है। लेकिन यह है जेनजी, और जेनजी अपने अंदाज में दुनिया को बता रही है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और उनको देना पड़ा। वो आए इंस्टाग्राम पे, अच्छा उनको पता है यूथ की ऐप्स कौन सी हैं और उनको फ्रेंड्स कह के मुखातिब करना है, मित्रों के बजाय। वो आए और उन्होंने यूथ के लिए ऐलानात कर दिए कुछ कि हम इसको मसले को देखेंगे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी और फैसला होगा। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज जारी है। अलबत्ता सोनम वांगचुक उनकी भूख हड़ताल उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। ये जो साउथ एशिया का सुनामी है जेनजी का, इसने नेपाल में बदला, बांग्लादेश में बदला, श्रीलंका में बदला, क्या इंडिया में भी सब बदलने जा रहा है? इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपको निराला एस्पेक्ट क्या लगा इस एहतजाज का? जी हाँ, मेरा ख्याल है ये तो आपने एक झलक दिखाई है जी। मैंने तो मतलब मेरा ख्याल है 100-200 के ज़्यादा रील्स हैं कि वहाँ हो क्या रहा है और वहाँ के नौजवान जेनजी वाले उनका क्या तासुर है और वो क्या कह रहे हैं। तो प्रोटेस्ट तो अपनी जगह, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा। कि क्या इशू क्या था जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ। मगर जो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है यहाँ, वो ये है कि ये उस जेनजी तो हैं, मगर ये चांसेस ये हैं कि इनके वालिदैन ने और इन्होंने ख़ुद बीजेपी के लिए वोट डाला होगा। वोटर्स हैं उनके, ये उनके वोटर्स हैं और इनके लिए बाहर निकल के इस तरीके से कंसिस्टेंटली नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बीजेपी को इतना टारगेट नहीं किया जा रहा जितना नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस है। और नरेंद्र मोदी के बारे में इंडिया के अंदर उससे तो मोदी जी से ज़्यादा इधर उधर की बात ही नहीं होती। ज़रूर लगाते हैं और जी हमेशा, और उनकी जो हैसियत है उसके ऊपर इस किस्म की कभी भी तनकीद नहीं हुई। बाकी लोगों पे होती है, अमित शाह पे होती है, बाकी लोगों पे होती है, मगर नरेंद्र जी जो ये जो है मोदी साहब, ये तो बिल्कुल एक पेडेस्टल पे थे
और फिर अभी जीते हैं 70% वोट लेके जीते हैं। तो इन ये elections में। बच्चों का बाहर निकलना और मोदी को अटैक करना, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये पहले ऐसे नहीं हुआ। पहले बीजेपी की हुकूमत को अटैक होता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अप्रैल 2011 में वो अन्ना हज़ारे का जो मूवमेंट था, अन्ना हज़ारे का, ये इनकी गवर्नमेंट से पहले था, इनकी ये गवर्नमेंट से पहले 2000 उस वक्त कांग्रेस थी, तो उस वक्त भी किसी ने राजीव गांधी या सोनिया गांधी को अटैक नहीं किया था। पर्सनल अटैक्स नहीं किए नहीं गए थे, कभी नहीं थे। और फिर कामयाब भी हो गए वो मूवमेंट कि पार्लियामेंट ने एंटी करप्शन लॉज चेंज किए, बिकॉज उस वक्त इशू करप्शन का था। और उस वक्त भी लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले थे दिल्ली में। दिसंबर 2012 में फिर दिल्ली में लोग निकले थे, और उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, और वो गैंग रेप का इशू था। फिर दिसंबर 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने वो न्यू सिटीजनशिप लॉज लेके आए, जी, मुतनाज़े कानून लेकर आए थे, और वो फिर भी लोग निकले थे, दिल्ली में भी निकले बड़ी तादाद में, और उसमें तो कोई 70-80 लोग मारे भी गए थे इन द राइट्स। मगर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कानून को नहीं तब्दील किया, जो उसने कहा था वो करे, उसने किया, डट गया वो, और फिर वो ख़त्म हो गए राइट्स वगैरह। और फिर ये अगस्त 24 में भी एक डॉक्टर की किसी की रेप हुई, तो उससे डॉक्टर्स भी बाहर निकले थे। ट्रेनी डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका रेप हुआ था, फिर मर्डर। मतलब है कि ये चीज़ें तो होती रही हैं इंडिया में जी, मगर कभी इतना डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक नहीं आया। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी के बारे में पोस्टर्स हैं, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके पुराने क्लिप्स इधर से लेके उधर से लेके, ये किस किस्म का लीडर है, ये तो हर जगह पे जाता है तो बेइज्जती होती है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जाहिल है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अब बाहर ये बच्चे कर रहे हैं। और एज आई सेड, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लाइकलीहुड ये है कि इन्होंने बीजेपी के लिए वोट डाला था, नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला था, और ये पार्ट ऑफ द हिंदुत्वा। मगर यहाँ उन्होंने हिंदुत्वा को भी चैलेंज कर दिया इसके अंदर, जिस किस्म के रिमार्क्स ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रोपेगेंडा इनके आगे ये किया गया था रियासत की तरफ से कि ये तो पाकिस्तान इंस्पायर्ड है, ये पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मुसलमान जो हैं देर इधर। तो इन्होंने ये दिखाया है कि जब पुलिस ने अटैक किया इनके ऊपर, तो गुरुद्वारा भी खुल गया और मस्जिद भी खुल गई, मगर जो इनका टेंपल था, मंदिर था, वो उन्होंने बंद कर दिया अंदर से, अंदर इनको जाने नहीं दिया जब ये टीयर गैसिंग हो रही थी और ये भूखे थे, पानी चाहिए था। तो मतलब है वो अब ये भी चीज़ें के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है कि इंडिया की हुकूमत जो है, जब भी कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो या मुसलमानों को ब्लेम करती है या पाकिस्तान को। तो अब लगता है ऐसे है कि ये जो बयानिया है इंडियन हुकूमत का, वो पिट गया। इनका मीडिया बहुत इनकी हेल्प कर रहा था इस तरह की चीज़ें उजागर करके कि आप मुसलमान हैं अगर आप इस प्रोटेस्ट में आई हैं। दैट्स राइट। तो इन्होंने गोरी मीडिया को भी सुनाई है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इस वक्त बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया होगा अब, क्योंकि उन्होंने जिसकी रेजिग्नेशन वो मांग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो तो उन्होंने अभी तक नहीं रिज़ाइन किया कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी ने ये ज़रूर कहा कि मैं अब इसको, ये जो करप्शन हो रही है एग्ज़ाम्स के अंदर, इसको मैं चेक करूँगा एंड सो ऑल्सो। बट सबसे ज़्यादा टू यू आस्क मी दिस क्वेश्चन इज़ के इनकी स्पिरिट नॉन वायलेंट, इट्स फनी एट सम लेवल। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो कह रहे हैं जो कि हमने आज तक सुनी नहीं थी, जो असर रखती हैं। आप तंज़िया अंदाज में जब कोई मसला बयान करते हैं तो उसकी चोट गहरी होती है, ये चोट बड़ी लग रही है उनको, बीजेपी को। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज सिग्निफिकेंट, दैट इज़ वाई ये मैं इसको समझता हूँ बड़ी अहमियत है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे कि बांग्लादेश में जब स्टूडेंट रिवोल्ट हुआ तो हसीना को छोड़ना पड़ा, नेपाल में जब हुआ स्टूडेंट रिवोल्ट तो उनके प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा, इसी तरीके के साथ श्रीलंका में उनके प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। मगर यहाँ नरेंद्र मोदी क्या, वो एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक रिज़ाइन नहीं किया, और ये लगे हुए हैं, अभी इंसिस्ट कर रहे हैं। मगर ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है, अब फ्रॉम एग्ज़ाम ओरिएंटेड इशू ये अब करप्शन की तरफ भी जा रहा है, और इवेंचुअली ये करप्शन के ऊपर भी बातें शुरू हो जाएंगी। So I think this is a landmark protest in current Indian politics, और इसका जो असर है वो I think it will, जो बीजेपी का जो बयानिया है ना, हिंदू बयानिया, उसको ये चैलेंज करेगा। इसमें ये बच्चे जो हैं ये ठीक ठाक चैलेंज कर रहे हैं हिंदुत्व को। जो प्रो
बीजेपी गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं इवन के वो कह रहे हैं कि मिस कैलकुलेट हुआ है इस गवर्नमेंट से। ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी को? और वो ये भी कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। इनिशियली तो इसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इस स्टेज पे कांग्रेस भी आ गई, सोनम वांगचुक भी आ गए, आम आदमी पार्टी भी आ गई, समाजवादी पार्टी भी आ गई। तो इससे क्या असर पड़ा आपके ख्याल में इसमें? बिल्कुल पड़ा, बिकॉज इनको अब समझ आ गई है कि ये एक इसकी अहमियत क्या है। हाँ। इन सियासी जमातों को इनकी इसकी अहमियत समझ आ गई है कि ये जो जेन ज़ी है ये आपके वोटर हैं आगे। दीज आर गोइंग टू मेक और ब्रेक पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड पार्टीज। तो ये तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट सारे जो सियासी जमातें उनको समझ आ गई कि इंडिया की भी जो यूथ प्रोफाइल है वो ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा अहम होती जा रही है पॉलिटिकली स्पीकिंग। और ये बच्चे जो हैं ये जो अब बीजेपी के लिए वोट नहीं डालेंगे, जो इम्प्रेशन आ रहा है सोशल मीडिया पे इस वक्त। अब नहीं डालेंगे। तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो इंटरेस्टिंग है ये है आयशा के तो व्हाट डू यू सी कि कहाँ तक जाएगी ये? सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे पर ख़त्म होगी या नरेंद्र मोदी को एट लास्ट जाना पड़ेगा? नहीं, देखिए ये सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये इसकी अहमियत क्यों है? क्यों इतने लोग क्यों बाहर निकल आए? क्यों आए? ये क्या मसला है? कौन सा इम्तिहान है जो कि इतना है जिसके ऊपर इतनी बड़ी एहतजाज? मेडिकल में एडमिशन के लिए एक टेस्ट है नीट, तो ये इसकी इतनी बड़ी क्यों मूवमेंट? कैंपेन कैसे बन गई इतनी बड़ी? मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह ये एक इम्तिहान है जिसके बाद आप जाके MBBS डॉक्टर बनते हैं। अच्छा, इसके 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर इस एग्ज़ाम को लेते हैं। 20 लाख, जिसमें से 20 लाख में से कोई 1 लाख के 10 लाख के करीब पास हो जाते हैं। 20 लाख इम्तिहान लेते हैं, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। अच्छा। 10 लाख के करीब कामयाब हो जाते हैं। उस 10 लाख में से कितनों को जॉब्स मिलती हैं? वो कोई 1 लाख के करीब, 10 लाख में से 1 लाख को नौकरी मिलती है और उसमें से भी 60-70 हज़ार हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा है ही नहीं, जॉब्स ही नहीं है। तो आप सोचिए कि इसकी अहमियत कितनी है मिडिल क्लास के लिए। बिकॉज वंस अगर MBBS आप बन जाते हैं और डॉक्टर आप किसी स्टेट के अस्पताल में वगैरह नौकरी हो जाती है तो उसके साथ पूरे घर चलते हैं। तो ये इसकी उतनी बड़ी अहमियत है जितनी आप समझे कि हमारे CSS के इम्तिहान की है। हमारे CSS तो बड़ा एक्सक्लूसिव इम्तिहान है ना, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये तो इट्स ऑल फॉर ऑल ओवर इंडिया। इसके अंदर जब घपले होते हैं या सिफारिशें चलती हैं, ये लीक हो जाते हैं पेपर, तो इट अफेक्ट्स लाखों के लोग तादाद में लोगों को। आप सोचिए 1 लाख 10 लाख स्टूडेंट इम्तिहान पास करता है और उसमें से सिर्फ लाख के करीब जो है उनको अप्रूव किया जाता है और उसमें से आधे जो हैं जिसको जॉब्स मिलते हैं। तो कितनी कंपटीशन है और कितनी उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और ये सब के लिए इतना कुछ पैसे खर्च कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और फिर ये जो इंडियन एग्ज़ाम है, लाइक द पाकिस्तानी MBBS एग्ज़ाम, ये पासपोर्ट है सिर्फ अपने लोकल जॉब के लिए नहीं मगर एमिग्रेट करने के लिए। डॉक्टर्स को कनाडा, USA, UK, यूरोप सबसे बड़ी डिमांड ही हेल्थ वर्कर्स की है। तो इसलिए दिस इज़ सो क्रिटिकल फॉर ऑल दीज यंग पीपल एंड दैट्स वाई इसके लिए इतनी वो मेहनत करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एहतजाज हुआ है बिकॉज ये इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ फैमिलीज़। अब आप सोचिए अगर 20 लाख लोग इस इम्तिहान लेते हैं तो 20 लाख फैमिलीज़ होगी ना आप। तो 20 लाख फैमिलीज़ का ये मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 5 इतनी लोग जो हैं डायरेक्टली अफेक्टेड है बाय दिस। मतलब है 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोग। सो इट्स नो जोक। तो ये आई थिंक दैट इज़ वाई ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब नरेंद्र मोदी जो है उसने आज तक कंसीड कभी कुछ नहीं किया। वो पहले भी जो एहतजाज होते रहे हैं वो सिटीजन लॉ के ऊपर या रेप के ऊपर, कानून नहीं वो बदलता। हाँ, टस से मस नहीं होते। आप किसानों को देखिए 11 माह तक वो बैठे रहे, उनमें से कितनों की लाशें घर गईं और धूप, उन्होंने सर्दी की सख्ती, बारिश सब बर्दाश्त किया। कंसीड। हाँ। तो अब भी ये है कि ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं, और बल्कि नरेंद्र मोदी उनका भी इस्तीफा कुछ स्टूडेंट्स मांगते हुए मांग रहे हैं मगर उनको पता है अनलाइकली है, ये प्रेशर काफ़ी है कि एजुकेशन मिनिस्टर, मगर नरेंद्र मोदी ने नहीं किया अभी तक नहीं किया। उन्होंने ये कोर्ट्स बना दी ना। और दूसरी चीज़ ये, हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दी, मगर उन्होंने अब और उसके ऊपर भी क्या कोई ज़्यादा
ये लोग नहीं यकीन करेंगे। इनका मेन डिमांड तो ये है कि जिस बंदे ने लीक किया है, जिसने पैसे बनाए हैं, इट्स अ ह्यूज करप्शन रैकेट, तो उसको निकाला जाए। तो अब क्या किसी स्टेज पे वो करेगा या नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जिन्होंने ठीक है बिल्कुल। हाँ, रिपोर्टेडली जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उस दिन 2024 के जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था उसको जमानत मिल गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई केस नहीं बना सकी, सबूत नहीं ला सकी। सो आपने ऑल ओवर इंडिया बात की कि इस एग्जाम से लोग इफेक्ट होते हैं, तो ये जो तहरीक है ये सारे इंडिया में फैल सकती है? अभी हो रहा है ना जी, पहले तो सिर्फ दिल्ली में थी, अब मुंबई में भी शुरू हो गई है, फिर उधर पटना में हो गई है, तो हर जगह पे छोटी छोटी अब ये शुरू हो गई है। अब ये किस हद तक आगे जाती है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि जब किसी इस किस्म की तहरीक को चलाने वाली कोई पार्टी होती है, अच्छा, या ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है, तो इसलिए ये सूनर और लेटर ये बच्चे घर चले जाएंगे। मगर ये अपना एहतजाज जो है जब तक कर सकते हैं ये करेंगे। और अब नरेंद्र मोदी को एक और बात भी समझ आ जानी चाहिए कि ये जो पुलिस ने जो जिस तरीके से इनको कुचलने की कोशिश की है, वो भी इज मेकिंग हेडलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये पुलिस रिप्रेशन भी ये अब कदम पीछे हटेंगे, और ये हो सकता है कि ये अब ऐसा ऐसा कुछ अरसे के लिए चले, मगर उसके बाद ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इकदाम, कुछ ऐसा स्टेप ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले इनके साथ किसी लेवल के ऊपर। सो वी हैव टू वेट एंड सी। बट इससे ज़्यादा इसकी ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे श्रीलंका में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ। वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। आप इस्तीफा अलबत्ता आते देख रहे हैं? इस्तीफ़ा एजुकेशन मिनिस्टर का अगर तो ये हफ्ता 10 दिन और चली तो फिर मुझे नज़र आ रहा है। अभी जिस मूड में है ये भी तो चलने के मूड में है, मगर फिर भी अब देखिए ना, इतना देर ये विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंसेस, विदाउट लीडरशिप, कोई लीडरशिप तो है नहीं इसकी, तो स्पॉन्टेनियस है। तो इसलिए आई थिंक इट्स मेड द पॉइंट, बट आई थिंक ये ज़रा देर नहीं चलेगी। यानी आप ये समझते हैं कि राहुल गांधी अगर इसको ज्वाइन कर रहे हैं, गिरफ्तारी उनकी, प्रिवेंटिव अरेस्ट उनको किया गया और दीगर लीडर्स भी आए, तो ये भी इसको आगे लेकर नहीं चल सकते? यानी कांग्रेस इसको हाईजैक नहीं कर सकती या ये उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? कांग्रेस चाहे तो कर सकती है, कांग्रेस अपने सियासी कारकुनों को निकाले बाहर और उन्हें ज्वाइन देम, मगर वो नहीं कर रहे हैं। अब राहुल का खुद निकलना सिर्फ एक जेस्चर है ना कि हम सपोर्ट करते हैं आपको, इससे काम नहीं चलता ना। या तो आप कहें ना कांग्रेस के वर्कर्स को कि लाख कांग्रेस वर्कर निकले बाहर, ठीक, 2 लाख इधर निकले, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सपोर्ट है वहाँ वो निकले ना, तो इट बिकम्स ऑल इंडिया मूवमेंट। वो तो हो नहीं रहा है। ना कम्युनिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है, ना तो कोई एक आध बंदा उठ के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील कि ये कहीं जाएगी नहीं बात ज़्यादा दूर। तो इसका नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पे क्या असर पड़ेगा? उनका जो इमेज है इंडिया में, उस पे इमेज तो बिल्कुल डेंट पड़ गया, कोलैप्स हो गया। जिस किस्म की गाली निकली है उनको और जिस किस्म की मजाक उड़ाया जा रहा है ये 36 इंच का छोटा बंदर, लाइक इस तरह की बहुत सी आप देखते कि गालियाँ। हाँ, तो ये तो छोटी बात नहीं है, नहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी सराह रहे थे लोग कि जिस नौयत की वहाँ बयानात आ रहे हैं, तंज किया जा रहा है, मलामत किया जा रहा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में ही इतनी आज़ादी हो सकती है कि कोई इस तरह दबंग अंदाज में बात करे। और जो शऊर आपने देखा, जिस तरह से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनमें शऊर, सियासी शऊर यहाँ की निस्बत ज़्यादा। यहाँ की तो देखिए, दो फ़र्क ये है कि एक किसी इंडियन स्टूडेंट को ये पूछा तो अब वो आप वाली बात कि जी जमहूरियत है, अभी भी इलेक्शंस में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, कुछ चलता है, ठीक है, थोड़ी सी कानून तकड़े कर दिए हैं, मगर अभी भी कुछ हद तक वहाँ जमहूरियत है। जब आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो किसी ने पूछा पाकिस्तानी जेनजी वालों को जी कि आपके यहाँ क्यों नहीं आप लोग खड़े होके कुछ करते, तो उसका जवाब ऐसा था जो कि मैं यहाँ नहीं दे सकता। तो उससे आप बात समझ जाए कि क्या जवाब मिला और क्या सूरत हाल है। यानी अच्छा, सब यही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है, भारत का यह एहतजाज महदूद मकसद के लिए होगा, महदूद पैमाने पर होगा, महदूद अरसे के लिए होगा, ये बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी तहरीक नहीं बन सकता। लेकिन सब वहाँ और यहाँ इस तरह के एहतजाज में क्या फ़र्क है? लाइक पाकिस्तान में इस नौयत का भी एहतजाज आपने कभी होते देखा? नहीं, देखिए, स्टूडेंट के हमें हुए हैं, यहाँ भी मूवमेंट्स हुए हैं लेड बाय स्टूडेंट्स, मगर उसके अंदर फिर सियासी जमातें आ गई।
फिर वो सियासी मूवमेंट बन चुके थे। अयूब खान को स्टूडेंट रिवोल्ट था, फिर उसके अंदर सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज़ें और हुई हैं यहाँ भी, मगर विदाउट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। और यहाँ जब से ज़ियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस बैन किए, तो वो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सियासत होती थी, जो स्टूडेंट सियासत सीखते थे, डिबेटिंग होती थी, इश्यूज डिस्कस होते थे, वो सारे पाकिस्तान में डिबेटिंग टीम्स आती थी जाती थी, इलेक्शंस होते थे, सियासी बातें होती थी, स्टूडेंट्स अपनी हमदर्दी किसी सियासी जमात के साथ, ये सारा कुछ होता था। और यहाँ फॉर एग्जांपल नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची में इट वाज अ वेरी मेजर पॉलिटिकल फोर्स इन द 50s एंड 60s। तो ये मगर फिर उन्होंने खैर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का साथ दिया और उसके बाद भुट्टो साहब ने सबको ही फ़र्क कर दिया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ज़ियाउल हक साहब ने ख़त्म कर दी। वो दिन है और आज का दिन है, देयर इज़ नो स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो इंडिया में तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो आई थिंक इसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर रहेगा। अच्छा। मगर सियासी जमातें अभी उनको एहसास नहीं हुआ इसकी अहमियत क्या है। ये जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी का अकेला निकलना या उसकी बहन का अकेला निकलना बाहर और कुछ बात करनी, उससे बात नहीं बनती। सियासी तौर पे कांग्रेस इसको सपोर्ट करे और अपने लोगों को निकाले और इनका साथ दे, वो नहीं करने के लिए तैयार सियासी जमातें। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए इस सारे मामले पे ऊपर कमेंट करते हुए ये कहते हैं कि इनकलाब तो कौमें लाती हैं, सियासी जमातें नहीं, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, कौमें लाती हैं। जी, उनका अच्छा। ये कहना है। और उनका ये भी कहना है कि ना सियासी कारकुन गोरीला हमलावर होते हैं। ये चाइना के अंदर सियासी जमात लेके आई थी, रशिया के अंदर सियासी जमात लेके आई थी, कौम तो नहीं लेके आई थी। रशियन रेवोल्यूशन तो एक प्रोलेटेरियन अपराइजिंग थी, उसमें कौन सी कौम इन्वॉल्व थी। चाइना के अंदर भी माओ ज़ेडुंग वाज लीडिंग ए पॉलिटिकल पार्टी और जो मेन स्ट्रीम सियासी जमात थी कॉमिंटांग, वो तो पावर में थी। तो कौमें अब वो मतलब है। और ईरान का भी इनकलाब जो है वो भी एक सियासी जमात, एक आइडियोलॉजी लेके आई थी जी। वो और बात है कि उसके बाद वो कुछ और बन गया। ठीक है, तो यह है मिसालें सामने तारीख से, अगर आप सीखना चाहें कि तारीख का सबक है क्या, भारत का मामला कहाँ कहाँ रेप्लिकेट हो सकता है और भारत की तहरीक कहाँ तक चलेगी, एनालिसिस आपने जाना। वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ईरान अमेरिका जंग जिसकी एंड गेम अभी तक गैर वाज़ेह है, क्योंकि ना तो निकलने का कोई रास्ता पता चल रहा है और तेहरान अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। लेकिन इसमें जो हूतीज़ का एलिमेंट है उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और उनकी तरफ से जो धमकियाँ आई, जो अटैक्स आए, उसके बाद ज़ाहिर है गौर करना पड़ रहा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को भी। लेकिन क्या ये फुल स्केल वॉर में बदलने जा रहा है सारा मंजरनामा, जब अमेरिका की तरफ से भी ये धमकियाँ और तैयारियाँ की जा रही हैं कि वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। सो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इस बारे में? आपने एक प्रेडिक्शन की थी, मेरा ख्याल है वो पहले शामिल कर लेते हैं। तो ये रूल आउट नहीं करना चाहिए आपको कि अमेरिका वापस आएगा जंग में, दफ़ा फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, फिर वो ये कहेगा कि ईरान ने अपने वादे ये तोड़े, ये ठीक नहीं किया, न्यूक्लियर की इशू, ये सेटलमेंट नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड पीछे हटेगा और पीछे हट के फिर इट माइट कम बैक टू अटैक ईरान अगेन। अमेरिका और इजराइल फिर वापस आएंगे बमबारी करने के लिए। सो इसीलिए अब मेरा ख्याल है ये जो सारे GCC के ममालिक हैं ये भी यही शक करते हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी स्टॉक पाइल्स तेल के ख़त्म हो रहे हैं, अमेरिका अपने हथियार जो है वो ठीक कर लेगा, रीस्टॉक कर लेगा, ऑयल सप्लाईज जो है वो ऑयल कर लेगा, मिसाइल्स उसके इकट्ठे हो जाएंगे एंड सो ऑन, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिप्लीशन वहीं हुई हुई है उनकी रॉकेट्स। तो आई थिंक द आर्ग्यूमेंट दैट अमेरिका वापस आएगा जंग करने के लिए इसराइल के साथ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अच्छा सिट साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है बैकफायर कर रही है। क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से कैसे निकले, और उसको उसके ऊपर इसराइल और बाकी का प्रेशर यही है कि इसको और बढ़ाएं आप। अच्छा, और बढ़ाने का ये है कि वो कहते हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए और इसको, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। 2 वजह, एक ये कि एक तो वो मिड टर्म्स पहुंच जाएंगी और आपको 1 महीने के अंदर कोई विक्ट्री शिक्ट्री तो मिलनी कोई नहीं, रेजीम चेंज तो होना नहीं, और आपका भी नुकसान होगा। ऑलरेडी पता चला है कि अभी तक पेंटागन का ये एस्टिमेट है कि $35 बिलियन
खर्च हो चुके जी, हैं, 35 जंग के बिलियन ऊपर। डॉलर। अच्छा, अब इस वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 खरब डॉलर जी, का नया ट्रिलियन बजट मांगा है। जी, इसको वो मंजूर हो गया है। और वो मंजूर कर दिया जी। है रिपब्लिकन कांग्रेस ने। तो मतलब ये है कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब होती जा रही है। जी। मगर एक जैसे कहते हैं राउंड डोनाल्ड ट्रंप और लगाएगा, क्योंकि उसने अब दिखाना ये है कि मैं जीत के निकला हूँ। अभी सब दुनिया ये कह रही है कि तुम हार गए हो, और ये अमेरिका के लिए ये तस्लीम करना कोई आसान बात नहीं है। सुपर पावर है, और उसको वो अगर ये तस्लीम कर ले कि मैं हार गया हूँ ईरान के आगे, तो फिर तो उसकी सारी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है वो फ़ारग हो जाएगी। मगर वो तो फ़ारग हो ही रही है। तो इसलिए मैंने इसलिए ये प्रेडिक्शन की थी कि एक दफ़ा फिर ये आएगा, जो कुछ इस फेंक सकता है ये फेंकेगा। और अब हमें ये समझ आ गई है कि वो तैयारी पूरी हो रही है, और ईरान को भी इस बात का पता था कि ये जो MOU है, ये इसके ऊपर अमेरिका कभी भी इसके ऊपर नहीं बैठेगा, किसी न किसी स्टेज पे इसको तोड़ के फिर आएगा वापस। और अब अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रांसफ़र किए हैं मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड रीफ्यूलिंग प्लेन्स और सारा कुछ, तो उससे यही समझ आ रही है कि अमेरिका एक दफ़ा बहुत बड़ा हमला फिर करेगा। और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये धमकी दे दी, मगर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सी धमकियां देता है। ईरान पीछे नहीं हट रहा, ईरान कह रहा है कि आ जाओ, और ईरान ने ये कह दिया है कि अब MOU ख़त्म हो चुका है, वी आर एट वॉर। और वो वॉर जो है उसके अंदर अब उसने हूथीज़ को भी एक्टिवेट कर दिया। और अगर हूथीज़ को एक्टिवेट कर दिया है तो ये तो फिर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात नहीं रही, ये तो फिर सुएज़ कैनाल और बाब एल मंदब की बात बन गई है। यहाँ से 20% तेल दुनिया का जाता है, वहाँ से 15% वहाँ से जाता है। तो ये इसके साथ तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और सबसे पहले अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप पीछे तो हटेगा, एक दफ़ा फिर आएगा वो। इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी, और अब जो सारे इंडिकेशंस यही हैं कि वो वापस आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मगर जो इसमें जो नया डायमेंशन जो बना है, क्या? नया डायमेंशन ये है कि क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, हाँ। या फिर बमबारी की कैंपेन न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात करिए। अच्छा, अब वो क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, हाँ। और फिर अभी तक कह रहा है कि हम लड़ने जा रहे हैं। तो लड़ना किस लिए जा रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ा दिया है जी, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? तो अब ये कह रहा है पीट हेगसेथ वगैरह, उनके डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह कह रहे हैं कि नहीं, हम जो उनकी फैसिलिटीज़ रह भी गई हैं, हालांकि वो कर कुछ नहीं सकते, हम उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ शो ऑफ फोर्स करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये डिस्कशन हो रही है कि क्या जहाँ ये यूरेनियम स्टोर किया हुआ है ईरान ने, वो कोई पहाड़ है उसके नीचे, पिकैक्स माउंटेन, ये मतलब स्पेकुलेशन है। जी, तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं टारगेट करना है उस पहाड़ को, ताकि उसके नीचे 300 फुट नीचे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और हो सकता है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, या वो B-52 और B-1 और B-2 बॉम्बर्स जो हैं विद द बिग बंकर बस्टिंग बॉट्स वो करें। पर डेफिनेटली एक नई अटैक, एक वेव ऑफ अटैक अमेरिका करेगा। और इसीलिए अब आपने देखा कि उनको फैसिलिटीज़ जो हैं टेक ऑफ लैंडिंग की इजराइल भी दे रहा है, और उधर से यूके ने भी कर दिया, और जर्मनी ने भी कर दिया। वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह सब तैयार हो गए। तो आई थिंक एक किस्म की सपोर्ट मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को टू डू दिस। और आपको पता ही है कि इटली के अंदर भी ये इशू बन चुका था कि खुफिया तौर पे अपने, हालांकि मेलोनी ने कह दिया था कि हम नहीं करेंगे, मगर पता ये चला कि उनके अभी भी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है। हाँ। और उनकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुफिया तौर पे हो रहा था। तो इसलिए आई थिंक एक अटैम्प्ट फिर करेगा डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद फिर देखना ये है कि उसके अंदर अमेरिकन कैजुअल्टीज़ कितनी होती है, और ईरान कैसे रिटेलिएट करता है। ईरान ने ये तक वाजे कर दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम सारा गल्फ़ की ऑयल और बाब एल मंदब की ऑयल ख़त्म कर देंगे। अगर आपने हमारे ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर या वाटर सैलिडेशन प्लांट्स या पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया, तो हम गल्फ़ के अंदर जितने भी हैं उनको कर देंगे। और आई थिंक दे विल आल्सो अटैक इजराइल। अभी आपने देखा, अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर कोई बमबारी नहीं हो रही, बट आई थिंक दे विल आल्सो गो फॉर इजराइल दैन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे अमेरिकन पेंटागन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, बिकॉज और इनके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स नहीं है जी। इन्वेंट्री बिल्कुल नीचे आ चुकी है जी, और 25% पे आ गई है, और इतनी जल्दी इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं हो सकती। तो ये है उसकी आखिरी कोशिश, किसी तरीके के साथ कोई रेजीम चेंज। मैं तो ये समझता हूँ ये फिर असैसिनेशन या इस किस्म की तरफ जा सकते हैं, एंड दे कैन अगेन ट्राई टू
कि कुर्दों को, बलोचों को, अज़रबाईजानीज़ को एक दफ़ा ये फिर रेजीम चेंज की सारी जगह से ये अटैक करने की कोशिश करें। इसीलिए ईरान ने अपना इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ भेज दिया है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ये बात क्या होगी। उनका विजिट जब एंटीसिपेटेड था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ईरानी वज़ीर दाखिला क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आपने क्या बताया था? मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस होंगे जो कि आगे जाके मसला बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है जी, अमेरिका की कोशिश है वहाँ भी उकसाया जाए लोगों को, जैसे कुर्दों को। इस तरीके से ईरान को फ़िक्र है कि यहाँ भी जो पाकिस्तान और ईरान का सिस्टम में बॉर्डर है वहाँ वो बैठे हुए हैं ईरानी बलोच, और वो भी एक आज़ाद बलूचिस्तान तंजीम चलाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा वहाँ से भी इंडियंस ने पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाइंग कर रहे थे। तो इसलिए हो सकता है कि ये भी बात करने आ रहे हों कि जी आपने ख्याल रखना कि हमारा इस बॉर्डर के ऊपर ये लोग जो आपके इलाके में बैठे हुए हैं उसका भी आप ज़रा देख लीजिएगा ज़रा। तो ये भी हो सकता है। आई थिंक इंटीरियर टू इंटीरियर तो इसी किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, टेररिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो ये प्रेडिक्शन थी उनके विजिट से तकरीबन 24 घंटे पहले। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये बात क्या होगी, बात होगी कि जो ईरानियन बलूचिस्तान की सेसेशनिस्ट तंजीम है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है और उसको अमेरिका हेल्प कर रहा है। तो यहाँ जैसे अमेरिका कुर्दों को कह रहा है कि जी आप निकलो बाहर लड़ो, और ईरान उसकी भी तैयारी कर रहा है कुर्दों के ख़िलाफ़ भी, और इधर मेरा ख्याल है ये सिस्तान के अंदर बलोच तहरीक जो है आज़ादी की उसके ऊपर भी। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया कि ये आप ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपकी तरफ से अगर कोई अटैक आई है। आपको पता है पहले भी एक इस किस्म की जब अटैक हुई थी फ्रॉम बलोच गुरिल्लाज जो कि ईरानियन है ऑन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो ईरान ने पाकिस्तान के इलाके के ऊपर बमबारी की थी और कहा था कि यहाँ घुसपैठी हैं जो हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने भी काउंटर में बमबारी की, कहा कि आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू अस। तो फिर दोनों ने अब ये आए हैं बताने के लिए कि हमें शक है कि ये बलोच तंजीम को अमेरिकन CIA फिर कुछ ना कुछ यहाँ से करने की कोशिश करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपका स्पेस जो है, ग्राउंड जो है, ये उसे इस्तेमाल ना की जाए। तो दैट इज़ वाई ही इज़ ओवर हियर। पर इसके अलावा भी आई थिंक देयर इज़ अनदर इशू दैट पाकिस्तानीज़ आर डिस्कसिंग विद देम। वो ये है कि अब बाब मंदब से कुछ सऊदी जो पाइपलाइन है अक्रॉस सऊदी अरेबिया टू दी बाब मंदब, ईरान ने ये वार्निंग दी है कि ये बंद कर दें आप, नहीं तो हम इसको भी अटैक करेंगे। और मगर पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें से कुछ तेल है हमारे लिए, तो आप मेहरबानी करें हमारी जिस शिप के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग हो उसको आपने नहीं अटैक करना। और ये भी रिक्वेस्ट की है कि सऊदीज़ को आप ना करें आप। और अब क्या ईरान की क्या एटीट्यूड होती है टुवर्ड सऊदीज़, आई थिंक वो यही कहेंगे कि अगर सऊदी अरेबिया से कोई जहाज़ नहीं उड़ते और हमारे ऊपर अटैक नहीं आती तो फिर हम सऊदीज़ को अटैक नहीं करेंगे। बट हूतीज़ को अगर अटैक किया जाता है तो सऊदी अरब की तरफ से, अब मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ हूतीज़ को भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है ऐसे है कि सऊदीज़ को पिछली दफ़ा अमेरिकनों के कहने के ऊपर उन्होंने हूतीज़ के ऊपर अटैक कर दिया था ऑन सना एयरपोर्ट, ठीक, और जिसकी वजह से फिर हूतीज़ ने काउंटर किया और अब हूतीज़ बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब सऊदी अरेबिया वो जो फ्रीज कर देगा, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, रिस्ट्रेंट से काम लेगा। हाँ, मेरा ये ख्याल है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान को कह के और हूतीज़ को कहेंगे हम उनके ऊपर नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर ना करें। तो इस किस्म की डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है और अवॉइड ही किया जा रहा है अभी तक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब अमेरिका अटैक करेगा ईरान को तो क्या वो हूतीज़ को भी टारगेट कर सकता है? अब सऊदी अरेबिया को टारगेट कर सकते हैं अगर सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस या उनके कोई फैसिलिटीज़ इस्तेमाल की गई तो देन दे कैन डेफिनेटली अटैक सऊदी अरेबिया। हूतीज़ जो है हूतीज़ को टारगेट करेगा, अमेरिका हूतीज़ को करेगा, मगर हूतीज़ जो है वो दे विल क्लोज द स्ट्रेट। उससे फिर ये नहीं होगा किसकी जहाज़ आ रहा है और किसका जहाज़ नहीं आ रहा। तो ये है। अब पाकिस्तान ने भी धमकी दी है ना हूतीज़ को एक किस्म, जाहिर है पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट तो करना है कि हमारी शिप के ऊपर जिस शिप ने हमारा फ्लैग ले कैरी कर रही है, वी नीड दी ऑयल। हमारे यहाँ तो बहुत सीरियस क्राइसिस हो जाएगी अगर हमें तेल ना मिला तो। यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। यहाँ तो रोजाना की बुनियाद पे नहीं जी, और लोग बाहर निकल आएंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा यहाँ। तो इसलिए दिस सो मच एट स्टेक है। काफ़ी गहरी नोयत की परेशानी है सिटी साहब। और जो ईरानी क़यादत की तरफ से बयानात आ रहे हैं वो ये कि ऑल और नॉट, या तो सब रहेंगे या सभी का काम बंद, और या फिर आंख के बदले आंख, जो अब्बास अरागची कह रहे हैं। और उधर से मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी आंख के बदले सर की है। इसका मतलब है एस्केलेशन लैडर, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। और रॉबर्ट पेप बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट है, वो कब से कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे पहुंच गए हैं लोग। अब ये एस्केलेशन की तरफ अमेरिका जा रहा है और इस एस्केलेशन के बाद ईरान काउंटर करेगा इसको। पर मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद
फिर एक वक्त आएगा कि दोनों बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। मगर इस दफ़ा जब बातचीत होगी तो वो जो पिछला MOU है उससे अगली बात होगी, नेक्स्ट लेवल की बात नेक्स्ट लेवल की बात होगी, और अमेरिका विल बी अ बिगर लूजर। देखिए ईरान कुर्बानी देने के लिए तैयार है ना, या तो होता ना कुर्बानी ना देता, अच्छा, या कुर्बानी देने के साथ इतना उसका नुकसान हो जाता कि अंदर से ही कुछ रेजीम चेंज हो जाती। हाँ। वो तो है नहीं। ये जो फ्यूनरल हुई है, ये इससे तो ईरानियन अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि ईरान की आवाम जो शायद ईरानियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी बिकॉज ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस और जिस तरीके से हालात ख़राब है वहाँ के, मगर वो तो सारे खड़े हो गए ना ईरान के लिए। तो आई थिंक ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और गवर्नमेंट है उसको बड़ी होप मिल गई है कि अब रिजीम चेंज का पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है रिजीम चेंज की, और वो पॉसिबिलिटी है कि किसी स्टेज पे अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स और नेटो ये कहें जी ठीक है हम ट्रूप्स देते हैं, हम पूरी एक फ़ौज बनाते हैं, अच्छा, और हम ईरान को इन्वेड करते हैं। मतलब है कि ईरान की फ़ौज कोई 10 लाख से ज़्यादा है, फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, तो अगर 2-3 मिलियन 20-30 लाख की कोई फ़ौज इकट्ठी कर लेते हैं, अच्छा, और हर जगह से ईरान को टेक ओवर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं विद हैवी कैजुअल्टीज़, तो फिर रेजीम चेंज हो सकती है। मगर एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ मेजर ग्राउंड असॉल्ट विद ओवरवेलमिंग फोर्सेस, उसके विदाउट दैट रेजीम चेंज नहीं होनी। रेजीम चेंज के लिए कम से कम इनको 20 लाख सोल्जर्स चाहिए, और जो कि ईरान में आ जाएं और लड़ें और तेहरान को कैप्चर करें और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डिफीट करें और एलिमिनेट करें। विदाउट दैट ईरान की रेजीम चेंज नहीं होनी। ईरान के हवाले से सभी जिनका जिक्र, जिन फोर्सेस का आपने किया, इंडिविजुअली वो अपने अपने तौर पे कोई प्लान बना चुके हैं, जैसे नेटो ने भी कोशिश की, यूरोपियन नेशंस ने, गल्फ स्टेट्स ने, लेकिन अभी तक कोई उनका कुलिया कारगर साबित नहीं हुआ। बिकॉज वो कोई अपने बंदे नहीं मरवाना चाहते ना, दिस इज द प्रॉब्लम। ईरान तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ना, और वैसे भी वो शिया आइडियोलॉजी है, वो तो सेक्रीफाइस के ऊपर ही बेस्ड, शहादत का जज्बा, शहादत का, तो इसलिए आई थिंक वहाँ मुश्किल हो जाएगा रेजीम चेंज। अच्छा, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान को अब की बार सबक सिखाएंगे सेठी साहब, तो उनका वो ट्वीट याद आ जाता है सिविलाइजेशन को तबाह करने वाला। डू यू थिंक कि अब की बार वो उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे या नहीं? देखिए जो ये गल्फ वाले हैं ना, हाँ, ये उनको नहीं जाने देंगे उधर, क्योंकि अमेरिका को तो ये हाथ नहीं लगा सकता ना ईरान, वो तो बहुत दूर बैठा है। इजराइल को लगा सकता है, इजराइल को लगा सकता है, मगर सबसे ज़्यादा तो ये इन सब को लगा सकता है ना, ये तो उड़ जाएंगे। यहाँ तो समझे आप के ये सारा तेल जो यहाँ से निकलता है वो बंद हो जाएगा, 5 साल के लिए नहीं निकल सकेगा तेल, तो फिर क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी को? जी आप सोचिए, इट विल चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो तो इतनी रिस्क नहीं ले सकता ना अमेरिका, बिकॉज अमेरिका भी इफेक्ट हो जाएगा ना उससे, और ये जो सारे उसके साथी हैं ये उसके खिलाफ हो जाएंगे, और वो तो ऑलरेडी ईरान के साथ डील्स करना चाह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ ये नहीं होने देंगे, ये नहीं। आप अब ईरान का तो बड़ा सिंपल सा मौका है, हटाएं सारा अमेरिका यहाँ से निकले, इजराइल अमेरिका निकले यहाँ से, आपने हमारे साथ मुआहदे करने कर लें आप, मगर यहाँ कोई अमेरिकन बेस नहीं होगा, यहाँ कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होगी, तो आप हमारे साथ करें, वी आर द प्रेडोमिनेंट पावर इन द रीजन। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, और ये जो सारे गल्फ वाले हैं ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं फिर भी ईरान को नुकसान नहीं कर सकते। इस जंग के बाद तो ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ और कॉन्फिडेंस भी उसका बिल्ड हुआ है, बट इसी अरसे में सऊदी अरब के साथ जो सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका ने की है, जिस पे अरसे से बात जारी थी, वो कितनी मुख्तलिफ है, और ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि एक रेस शुरू हो जाएगी ख़ित्ते में, फिर इजिप्ट और तुर्की भी ये मुतालबा करेंगे कि हमारे साथ भी इस नौइयत के मुआहदे किए जाएँ। आप सही कह रही हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट। पहले हमें पता नहीं था कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की कोई न्यूक्लियर डील होने जा रही है, या बात भी हो रही है, स्पेकुलेशन थी मगर कंफर्म नहीं थी। अब ऑल ऑफ अ सडन हमें ये इतला मिलती है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने एक न्यूक्लियर डील कर ली, और इसलिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि न्यूक्लियर डील क्या है, क्या दोनों को क्या क्या करना है एक दूसरे के साथ, और इसमें, और जो पहले अमेरिका ने यूएई के साथ 2010-11 में एक डील की थी 9 में, तो वो डील और इस पर क्या फ़र्क है। तो अब पहले तो हमें ये खबर मिली कि जी डील हो गई है, डील हो गई है, न्यूक्लियर डील हो गई है, जिसके साथ अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो आके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाएंगी सऊदी अरेबिया में, एंड इससे अमेरिकन कंपनीज का भी बड़ा फ़ायदा, और ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया को भी एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। मगर उसके बाद ये फ़ौरन ये पता चला बाद में कि अमेरिका ने एक कंडीशन भी लगा दी है कि आप अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट करके इसको उससे मशरूत कर दिया, उधर साइन करता है और उधर उसके बाद
एक नई कंडीशन लगा देता है, जो कि किसी सूरत में भी सऊदी अरेबिया को अभी एक्सेप्टेबल काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए अभी आप पहली बात तो ये है कि ये समझे कि ये अभी कहीं नहीं जा रहे, खटाई में है, ये अभी इशारा ही है। वो एब्राहम अकॉर्ड तब होना ही नहीं है। मेरी ये मौक़िफ़ है कि एब्राहम अकॉर्ड किसी सूरत में भी जिन लोगों ने कर भी दिए हैं वो भी नहीं अब निभा सकेंगे वो। अच्छा। आगे जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसराइल को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रिकग्निशन हो जाए या कुछ। अब तो इट्स ऑल आउट वॉर। इसराइल ने ऑल आउट वॉर किया हुआ अगेंस्ट ईरान। ईरान ने कह दिया कि वी विल नॉट गिव अप आवर प्रॉक्सीज। हमने पैलेस्टाइन का मसला ईरान का मसला है, मुसलमानों का मसला है। तो इसलिए आई थिंक, और वो ग्लोबल ओपिनियन भी चेंज हो रहा है, पैलेस्टाइन के हक में हो रहा है, इसराइल के खिलाफ जा रहा है, इंक्लूडिंग इन अमेरिका। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 4-5 years यू विल सी। तो ये मैं समझता हूँ ये अभी इसकी कोई ख़ास अहमियत मुझे नज़र नहीं आ रही इस न्यूक्लियर डील की। ये भी होने नहीं जा रही, कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर अभी। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस डील में और यूएई के साथ जो डील हुई थी उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यूएई की डील को कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड डील। अच्छा। गोल्ड स्टैंडर्ड डील के 2-3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ये था कि जैसे ही कोई अमेरिका चाहे या जो भी चाहे, इमीडिएट इंस्पेक्शंस हो सकती, बहुत टाइट इंस्पेक्शन रेजिम थी। अच्छा। मतलब 24 आवर नोटिस के ऊपर इंस्पेक्टर्स आ सकते हैं, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी ये थी कि उसके अंदर एनर्जी का इशू था, नॉट अबाउट एनरिचमेंट। ये जो रीप्रोसेसिंग और एनरिचमेंट उसमें इजाज़त नहीं थी और ना ही वो पॉसिबल था। इट वॉज प्योरली फॉर एनर्जी रीजन। और तो सऊदी अरेबिया की डील बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, ये डील है, इसमें रीप्रोसेसिंग भी अलाउड है, इसमें इनरिचमेंट भी अलाउड है, और इसमें जो इंस्पेक्शंस हैं वो इमीडिएटली इंस्पेक्शंस नहीं हो सकती, जब चाहेंगे आएंगे जाएंगे। बेसिकली ये रूट वो है कि जैसे MBS ने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम भी बनाएंगे। तो ये सऊदी अरेबिया की तरफ से इसका मौक़िफ़ ये है कि ये न्यूक्लियर डील के साथ हम बम बनाना चाहें तो बना लेंगे। अच्छा। और इनको इजाज़त दे दी गई है बाय अमेरिका। ओके। कि अगर ईरान ने बनाया तो सऊदी अरेबिया भी बना लेगा। हाँ। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे हुआ तो UAE भी कहेगा कि हमारी डील भी चेंज करें। अगर ईरान ने बना लिया है तो सऊदी अरेबिया ने बना लिया है तो फिर हम भी बनाएंगे। तुर्किया और इजिप्ट पीछे, तुर्किया तो वैसे जब चाहें वो कर लें। हाँ। और इजिप्ट बिल्कुल। हाँ। तो अब ये एक सिचुएशन बनती जा रही है। दूसरी तो ये तो असलहे की दौड़ शुरू। एब्सोल्युटली। मगर इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अमेरिकाज पॉइंट ऑफ व्यू कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना। हाँ। वो ईरान को जिस दिन न्यूक्लियर वेपन बन गया उस दिन इसराइल फारग है। देखिए ना, देन ये सब जंगे वंगे ख़त्म हो जाएंगी ना। तो इसलिए आई थिंक द फोकस इज़ ऑन कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना। सऊदी अरेबिया को ये थोड़ी बहुत फैसिलिटी दी जा रही है कि ज़रूरत पड़े तो किसी स्टेज पे आपको भी इजाज़त मिल सकती है, मगर अभी तो सूरत हाल नहीं है। इसीलिए साथ एब्राहम अकॉर्ड को ठोक दिया, नथी कर दिया, जहाँ मौका मिलता है वो एब्राहम अकॉर्ड लगा देते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि दिस इज सिग्निफिकेंट बट नॉट सो सिग्निफिकेंट। ईरान बाय द वे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हाँ। ईरान को तो और भी कन्विंस हो जाएगा कि अब हमें अगली जो MOU बनाना है उसके अंदर और भी न्यूक्लियर की तो हमने अपने हक रखना है और हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना है। किसी न किसी स्टेज पे ईरान ने बनाना ही बनाना है। उसको समझ आ गई है कि ये मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी जो है एक हद तक ये कामयाब है, मगर बियॉन्ड दैट वी नीड अ न्यूक्लियर वेपन। नहीं तो ये अभी भी अमेरिका और इसराइल और ये सारे गल्फ़ वाले जो हैं यहाँ रेजीम चेंज कराना चाहेंगे। उसकी सिर्फ एक ही गारंटी है, न्यूक्लियर वेपन। तो मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग ईरान तो मान जाएगा ये सारी बातें। अच्छा। जो कि पहले मान गया था, इंस्पेक्शंस ये वो वगैरह, मगर आई थिंक लॉन्ग टर्म बनाएंगे किसी न किसी स्टेज पे। वो जो पुरानी बात थी ना कि हम नहीं कभी फतवे वाली, वो ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम लीडर जो शहीद उनके जानिब से फतवा दिया गया था और अब ये बयानात ईरानी क़यादत की तरफ से आ रहे हैं सामने। लेकिन आप मुख्तलिफ़ ख़बरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंग की हैयत और इसकी जहतें वक्त के साथ साथ तब्दील होती जा रही हैं। तो अगर अमेरिका कोई हमला करता है, ईरान रिटेलिएट करता है, उसके बाद अगर मेज़ पर बैठेंगे तो अब की बार मुआहदे की नोयत माजी से मुख्तलिफ होगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि पाकिस्तान की हालत ज़ार कब बदलेगी। जो पाकिस्तान इतना बड़ा ग्लोबली किरदार अदा कर रहा है मीडिएटर का और कूलिंग इफेक्ट दे रहा है सारे झगड़े को, तो अब खबर जो सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि आप हमें $10 बिलियन
डॉलर्स का फंड दें। सेठ साहब, ये किस ज़िम्न में होगा और मुमकिन होगा पाकिस्तान को मिलना? मेरा ख्याल है क्योंकि पब्लिक में इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई और अब अगर अमेरिका ना दे तो काफ़ी बिस्त हो जाएगी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई स्टैंड बाय फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अच्छा। मगर मेरा नहीं ख्याल हम उसको खर्च कर सकेंगे। ये बेसिकली रिजर्व्स के लिए है और ताकि आपका जो रुपया है वो ज़्यादा जल्दी डिप्रिसिएट ना करे। अच्छा, मगर इसके जो तो इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, रिजर्व्स में रहेगा? हाँ, रिजर्व्स में रहेगा, मगर जाहिर है जब रिजर्व्स में रहेगा तो जो बाकी पैसे हैं वो फिर इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, बिकॉज आपके रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। और रिजर्व से ये है ना कि कॉन्फिडेंस आता है ना कि इनके पास काफ़ी पैसा है बैंक के अंदर। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट शायद ये फिर समझे कि अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, अब हम खर्च कर सकते हैं डोमेस्टिकली। अच्छा। तो ये ना हो कि ये फिर ग्रोथ का शोर पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो ग्रोथ तो होती है जब खर्चा किया जाए। तो ये ना हो कि गवर्नमेंट जो है फिर खर्चे करने शुरू कर दे, और अगर खर्चे करने शुरू कर दें तो फिर वही बात आ जाएगी कि आज तो आप खर्चे करके कल फिर आपको मसला बन जाएगा, बिकॉज आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, महंगाई जितना आप पैसे खर्च करेंगे उतनी महंगाई होती है जी। तो फिर महंगाई हो जाएगी, फिर आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, फिर आपको क्राइसिस आ जाएगी रेवेन्यूज़ की, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही होता रहा है। अच्छा। जब भी बाहर से पैसे आते हैं इनको, अमेरिका से गालिबन, तो वो खर्च कर देते हैं, और वो इस ऐसे खर्च करते हैं कि उसके साथ कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, वो ज़ाया हो जाते हैं, लोग खा पी जाते हैं। जब वो खा पी जाते हैं तो उसके साथ मईशत की इम्प्रूव नहीं करती, सिर्फ अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स जो है, कंज्यूमर हो गया या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, उसमें जान आ जाती है। मगर उसके साथ जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो मसला हल नहीं होता। तो आई थिंक इस वक्त खुशी इस बात की है कि जी रुपया जो है वो अब और डिवैल्यू नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व्स तकड़ी हैं। रिजर्व तकड़ी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब प्रेशर आता है इंपोर्ट्स का कि जी इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पैसे देने हैं लोगों के, डॉलर चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ख़रीद लेती है मार्केट से ख़रीदने के लिए रिजर्व्स चाहिए। अपने स्टेट बैंक जो है वो ख़रीद के अपने मिल जाता है उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहता है। सो आई थिंक इस किस्म की चीज़ है। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके रिजर्व बढ़ जाए, मगर क्या पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है या जेंट्री है या एलीट है, इनके लोग जो हैं ये क्या इसको कैसे खर्च करेंगे? जैसे पहले भी तो ये होता रहा है ना, बुरी हालत, बाहर से आया पैसा तो हाँ, और उसको न्यारे हो गए, और सारे जड़े ने याशियाँ करके करप्शन में चले गए या प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जो कि ख़त्म नहीं किए और वो पैसा ज़ाया हो गया। पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अधूरे रह गए हैं, खर्चा भी हो गया, प्रोजेक्ट्स भी नहीं बने और पैसे भी ज़ाया हो गए। तो आई थिंक ये डर है कि इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया इस फैसिलिटी को तो आगे क्या होगा। मगर ये इशू ज़रूर है, इस वक्त प्रेशर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों का गुस्सा कम होगा, बेरोज़गारी कम होगी। मगर डर इस बात का है कि आपने ये पैसे फजूल खर्चियाँ करनी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा, जो पहले होता रहा है। और इसीलिए ये जो आज शोर पड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी को, जनाब 2 अरब रुपए का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे दिए हैं जून में, इसके ऊपर इन्होंने काम किया और अब ये अप्रूव कर दिया गया ये। अच्छा सेठी साहब, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने अपनी सर्विसेज का बिल भेजा है उनको, बट जाहिर है अमेरिका इतने पैसों के एवज मज़ीद जिम्मेदारियाँ डू मोर भी कह सकता है, तो वो मुमकिन तौर पे क्या होगा? डू मोर क्या हो सकता है? डू मोर यही हो सकता है कि जी आप सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करें अगेंस्ट द हुतीज़। डू मोर ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ अगर ईरान की जंग होती है तो आप फ़ौज दें। डू मोर ये भी हो सकता है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करें, आप प्रेशर डालें। ये सारी हैं वो इश्यूज़। हम इब्राहिम अकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं कर सकते, हम फ्रैंकली ईरान के ख़िलाफ़ कोई महाज भी नहीं खोल सकते, हमारे और बहुत से इश्यूज़ हैं इस किस्म के। हम एक मीडिएटर के रोल पे सेफ़ हैं। अगर हम एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं इन इस जंग तो हमारा बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अमेरिका को क्या अग्री करते हैं उनको देने के लिए कि नहीं। अभी तक तो वो बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा। और ये बैलेंसिंग एक्ट काफ़ी अरसे से कर रहे थे, पहले ये करते थे बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अब चाइना अमेरिका तो अभी भी चलेगा, मगर अब गल्फ के अंदर भी इनको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सो इट्स अ टफ एक्ट टू फॉलो। जॉब
मीनवाइल जो सऊदी अरेबिया से 6.7 बिलियन डॉलर ऑयल फैसिलिटी का पाकिस्तान ने तकाजा किया है, उसके पाकिस्तान के इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा है उस पर क्या असर होगा? रोजाना देखिए की वो बुनियाद बहुत पे सख्त बढ़ रही है। ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि $60, $70, $80 आज $100 से ऊपर जी चला गया इस और जंग। अगर ये आखिरी जंग फिर होती है बाबुल मंदेब अगर बंद हो जाता तो है फिर आप देखिएगा ये तो 150-200 पे भी जा सकता है, तो हम तो तबाह हो जाएंगे। यहाँ तो हर रोज़ पेट्रोल के ऊपर ही तो लड़ाई झगड़े हो रहे जी। हैं, फिर तो लोग बाहर निकल आएंगे, फिर ये हुकूमत क्या करेगी? और ये सिर्फ यहाँ नहीं होगा, सारे अक्रॉस पाकिस्तान होगा। तो ये तो क्रिटिकल एरिया है। इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं कि और ये मसला ईरान के साथ हल हो जाए ताकि तेल हमें मिलता रहे। हम तो ईरान ने तो अब एक नई प्रपोजल दी है। ईरान ने कहा है कि जी पाकिस्तान ईरान की तजारत जो है कोई ख़ास नहीं है, इसको बढ़ाएं। तो पाकिस्तान ने कहा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आई मीन कौन सी चीज़ है जो हमें ईरान से चाहिए और कौन सी चीज़ है जो ईरान को हमारे से चाहिए? वो इतनी है ही नहीं कोई इतनी चीज़। हमें तो तेल चाहिए जी, एक ही चीज़ है। ठीक। और उसके लिए सऊदी अरेबिया है हमारे पास, और उसके लिए सऊदी अरेबिया है आपके पास। तो फिर ईरान कहता है कि वो पाइपलाइन बनाए, गैस पाइपलाइन, जिस पे गैस पाइपलाइन बनाए। सैंक्शन, उधर सैंक्शंस है अमेरिका के, मगर अब ईरान ने एक नया बात कर दी और ये छेड़ी हम नहीं थी। जब ये सब कुछ हुआ था तो तंगी हो रही थी ईरान को, रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं आ रही थी, ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ था जी। तो यहाँ पाकिस्तान के जो लैंड रूट्स हैं ना, जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ लोगों का आने जाने के लिए होते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में, तो ईरान ने कहा उनको एक्टिवेट करें। ईरान ने अभी ये प्रपोजल दी है कि ये ठीक ठाक सड़कें बनाएं और ओवरलैंड ईरान के जो रूट्स हैं उनको पक्का करें। मतलब ये है कि ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस भी लगें तो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज वो सामान मंगवाएं एट कराची, जो कि फिर लैंड रूट के जरिए ईरान को मिलता रहे। जी। इससे एक बड़ी खबर छपी थी और अमेरिका में बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप से इस बारे में क्वेश्चन किया गया था। तो इसलिए आई थिंक ये अब प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर ईरान को आइसोलेट किया जाता है तो क्या पाकिस्तान विल अलाउ रूट्स टू ओपन एंड हेल्प ईरान विद इट्स इंपोर्ट्स। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे खड़ा है। ये देखना ये है कि हमारी हुकूमत किस तरीके के साथ इसको नेगोशिएट करती है। एक तरफ ईरान, एक तरफ सऊदी अरेबिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका। तो यू आर कॉट इन दिस वेरी डिफिकल्ट गेम। मैं समझता हूँ ये गेम खेलनी आसान होती, ये इतनी मुश्किल ना होती अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहतर होते। तो अगर यहाँ इत्तफाक होता, अगर सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड होती, ताकि कंसेंसस के साथ ये सब कुछ होता, लड़ाई झगड़े ना होते, आई थिंक वी वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। सेठ साहब, माजी में भी इसी तरह के चैलेंजेस आए, लेकिन ये जो दुखती रग आपने छेड़ी है, ये बड़ी अहम मामला है। पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस सारे मामले में नज़रअंदाज होती दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्तलिफ जो इलेक्शंस हो रहे हैं या जो अब 5 अगस्त को होने जा रहा है, उसको लेकर दोबारा मीडिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल ज़रूर होगी। वो भी मामला देखने से ताल्लुक़ रखता है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो 3 मरहलों में होने जा रहे हैं, आने वाले शोज़ में उस पर भी एनालिसिस देंगे, वहाँ किस पार्टी की क्या पोजीशन है और मुल्क की सियासी मामला किस नहज पे जा रहे हैं। आपके जहनों में इस बारे में या दीगर मामला के बारे में कोई भी सवाल हो तो इस नंबर पर जो आपके सामने उस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।